नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग ICS पर। और हम एग्ज़ाम सीरीज़ के अंतर्गत उत्तराखंड PCS का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व कर रहे थे। बेसिकली 10 सवाल हम कर चुके थे और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो रहा है, ये देखने में चीज़ें आ रही हैं। बट फिर भी मैंने बताया था कि अच्छी चीज़ों को पढ़ना है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा उसमें, और अगर बेहतर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने में समय लगता है। तो इसी के साथ हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन फैक्चुअल है उन्हें एज ए फैक्चुअल ही पढ़ा जाए, बट जिन चीज़ों में थोड़ा समझाने का है उन्हें मैं समझा देता हूँ, क्योंकि 2 या 3 दिन बाद PCS का भी पेपर है और आने वाले समय में भी उत्तराखंड पुलिस का भी पेपर है। UKSSC का भी जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बेस होता जा रहा है, ना कि फैक्चुअल बेस होता जा रहा है। ठीक है, तो हम PYQs की बात कर रहे थे और इसकी बात हम कर चुके थे लगभग। हाँ, 10 सवालों की बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट था हमारा 11 सवाल। ठीक है। हम्म जब हम 11वें सवाल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें सवाल दिया है कि कौन सा वन समूह भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो दोस्तों, वैसे 5 प्रकार के NCERT के अनुसार 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, आर्द्र सदाबहार, और दूसरा आ जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, और तीसरा आ जाता है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, और चौथा आ जाता है पर्वतीय, पर्वतीय वन, और पांचवा आ जाता है हमारा अनूप या वेलांचली। ठीक है, ये 5 प्रकार के बेसिकली वन होते हैं जो हम वनस्पति की जब हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत तो इनकी बात करते हैं। इसमें जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है उसका ऑप्शन डी भी है, ये डी भी है और ए भी है, तो ये तो नहीं होगा। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो वर्षा की मात्रा होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, कुछ इसमें होती हैं और नम में थोड़ी ज्यादा होती है, तो आंसर इसका बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। बेसिकली ये जो दूसरे नंबर का वन होता है जिसकी मैंने विशेषता आपको ये चीज बताई, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखो, सवाल की पूछने की जो टेंडेंसी है कहीं ना कहीं इस तरीके की रही है कि कॉन्सेप्ट बेस ही सवाल पूछा जा रहा है, बट उसको भी अब यहां पर सवाल अगर उष्णकटिबंधीय आपका ये पर्णपाती वन आता, इसके नाम से आता, तो हम बता सकते थे, बट उसके भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ये शुष्क पर्णपाती और दूसरा नम पर्णपाती, और उसमें भी जो वर्षा का वेरिएशन है वो अलग अलग होता है, एक में 70 से 100 और एक में 100 से 200। तो बीच का दोनों का डिफरेंस हमने देखा, जब हम एक करके पढ़ते हैं तो 70 से 200, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 भागों में तो वहां पर भी 70 से 100 और प्लस 100 से 200। तो आंसर बी और सी अगर किसी ने लगाया होगा तो दोनों ही आंसर इसके क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है, और भारत के बड़े क्षेत्रफल पर अगर देखा जाए, अबाउट अगर हम बात करें लगभग 60% हम कह सकते हैं, 60-70% हिस्से पर ये वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार की ये थोड़ा तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, और कांटेदार वन की बात करें राजस्थान और यूपी का और मध्य प्रदेश का कुछ भाग है जहां पर ये कांटेदार वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन को मुझे बताने की इसलिए भी जरूरत नहीं कि वो आप इजिली समझ सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं हमारे वहां पर पर्वतीय वन पाए जाएंगे। और ये अनूप और वेलांचली वन क्या होते हैं, बेसिकली जो दलदली क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों को अनूप या वेलांचली वन कहा जाता है। ठीक है, 11वां सवाल हो गया, कबिनी नदी
किसकी एक सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है। अब इसमें मुझे बताना ज्यादा इसलिए भी नहीं है, गोदावरी मैंने आपको पिछली उसमें बताया था, हाँ यहाँ पे बताया था मैंने कि इनका नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आप देख लेना एटलस की मैप की सहायता से, प्लस इनकी लंबाई, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, इन्हें आप बेसिकली अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, मैंने परसों भी बताया था कि नॉर्थ टू साउथ और इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति बदल गई है। नॉर्थ टू साउथ नदियों का क्रम, नदियों का क्रम, ठीक है। और दूसरा लंबाई। जब मैं नदी, इंडियन ज्योग्राफी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, एक्चुअली पेपर हो जाने दो यूपी उत्तराखंड पीसीएस का, और थोड़े से काम से थोड़ी फुर्सत मिलती है तो मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरुआत करने वाला हूं। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से कि क्या उद्गम पॉइंट है और क्या अन्य चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, जब ये सवाल भी अच्छा था, जब कोरियोलिस बल का प्रभाव, जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता, प्रतिभारित बेसिकली बैलेंस को कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बैलेंस, ठीक है। और दो चीज है, एक है कोरियोलिस प्रभाव और एक है, वैसे कोरियोलिस बल के नाम से भी जानते हैं बट कोरियोलिस प्रभाव ज्यादा अच्छा रहेगा पढ़ना, दाब प्रवणता। ध्यान रखना, जब दो जगहों के बीच दाब में अंतर आ जाए, दाब में अंतर आ जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रेशर इनग्रेडिएंट, ठीक है, इसे दाब प्रवणता कहते हैं। यानी दो स्थानों के बीच जब दाब में अंतर हो तो इसे क्या कहेंगे हम? दाब प्रवणता। और एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहां पर अगर हम हैं तो वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में क्या होता है? घर्षण की अनुपस्थिति होती है। घर्षण बेसिकली उतना नहीं पाया जाता है जितना पाना चाहिए, वायुमंडल के निचली क्षेत्रों में पाया जाता है, बट ऊपरी की क्षेत्रों में इतना घर्षण नहीं पाया जाता। तो उसके कारण क्या होता है कि जो कोरियोलिस प्रभाव है, इसको भी आपको जान लेना चाहिए। हाँ, कोरियोलिस प्रभाव के कारण जो पवने हैं ये नॉर्थ गोलार्ध है और ये साउथ गोलार्ध है, ठीक है। इसे मैं भी बताऊंगा, भी रुकना इसे। तो वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों में जो होता है आपका, ठीक है, ऊपरी क्षेत्रों में जो जब दाब प्रवणता द्वारा कोरियोलिस प्रभाव जो है जब बैलेंस हो जाता है तो वहां पर कौन सी पवनें पैदा होती है? ध्यान रखना, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स पैदा होती हैं, यानी भूस्थैतिक पवनें होती हैं। अब आप सोच रहे हो ये चीज कहीं आपको वैसे मिल जाएगी या कोई भी चीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी के संदर्भ में लुसेंट तो नहीं पढ़ी है, बट फिर भी स्टिल आप अगर देखा रखा होगा तो ठीक है। बट फिर भी ये काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद तब हम जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, जब हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लाइमेटिक और आपका अन्य चीजों के बारे में। तो यहां पर इन्हें क्या कहते हैं? बेसिकली भूस्थैतिक पवनें। और ध्यान रखना कि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण, ठीक है, जो पवनें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में, वो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर, अपने बाएं ओर, अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ गोलार्ध में अपने दाईं ओर, अपने दाईं ओर, ठीक है, अपने दाईं ओर। अब क्यों मुड़ती हैं, कैसे मुड़ती हैं? अगर कोरियोलिस प्रभाव पढ़ाने का मुझे, क्योंकि लगभग 1 घंटे का टॉपिक है पूरा का पूरा, तो मिला तो मैं आपको बताऊंगा। चूंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो यहां पर जैसे ही पवनें आती हैं तो ये इधर आ जाती है, तो ये इधर टर्न हो जाती है, तो बाएं, और जब उसमें जाओगे उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो वो दाएं दिखती है। मतलब यहां से ये ऐसे और यहां से ये ऐसे, इस तरीके से ये यहां पर सेंटर की तरफ मूव होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आएगी, और दोनों 3 सवाल हमारे हो गए हैं और नदी वाला भी हो गया है। नेक्स्ट सवाल जब हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा, अब ये उत्तराखंड के पोर्शन आ गया है, इसे भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
हालांकि ज्योग्राफी वाला सवाल शायद उतने ही थे, खत्म हो गए हैं हमारे, बट फिर भी देखो। कौन सा स्थल जाड़गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है? तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ज्यादा सोचने वाला सवाल था भी नहीं, भैरव घाटी है इसमें। ठीक है, भैरव घाटी है। और भागीरथी आपको पता है कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, और यहीं पर एक थांगला दर्रा भी पड़ता है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? रुद्रगंगा। ठीक है, और रुद्रगंगा और इसके मिलन स्थल पर क्या है, ये कहां पर मिलती है आपकी? गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम में। नदी वाला चैप्टर आप भागीरथी का देख लीजिएगा कि भागीरथी की सहायक नदी कौन कौन सी है। केदार गंगा है, रुद्र गंगा है, जाड़ गंगा है, और भागीरथी है, भिलंगना है। तो बहुत सारी नदियां आपको, भागीरथी की सहायक नदी फिर अलकनंदा है। तो एक पेपर से पहले ये करके जाना चीजों को, चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है ऊंटाधुरा हिमनद में किसके समीप स्थल है? ठीक है, पिंडारी दिया है, कफनी दिया है, सुंदरडूंगा। देखो ऊंटाधुरा जो दर्रा है बेसिकली अगर वो देखा जाए, वो चमोली में है। ठीक है, और कहां पर है? चमोली तिब्बत की सीमा पर है, एक बात। ठीक है, कफनी कहां पर पड़ता है हमारा? बागेश्वर में। और सुंदरडूंगा भी कहां पड़ता है हमारा? बागेश्वर में। कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी लगाने होते हैं, तो ये एलिमिनेशन से सवाल लग जा रहा था। कफनी और ये दोनों क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब आता है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर भी, अगर पिंडारी ग्लेशियर की अगर हम बात करें, तो ये ग्लेशियर भी आपको बागेश्वर प्लस चमोली के बॉर्डर स्तर पर मिलेगा। एक ही हिमनद है जो आपको टॉप पर मिलेगा, वो मिलेगा हिमनद मिलम। तो मिलम के जैसे अगर हम ये उत्तराखंड की बात करें, तो यहां पर कहीं को मिलम है, और इसके पूर्वी क्षेत्र पर, इस क्षेत्र में कहीं पर ऊंटाधुरा दर्रा पड़ता है। दर्रा बेसिकली पास को कहते हैं। पास मतलब जब प्राचीन काल में होता क्या था कि रास्ते नहीं थे, तो तिब्बतवार जो व्यापार होता था इन्हीं दर्रों के माध्यम से होता था। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी एरिया में दूसरी जगह पर आने जाने का एक रास्ता होता था, जहां से आने जाने की व्यवस्था चलती थी। तो इसके क्या कहते हैं? बेसिकली दर्रा कहते हैं। ठीक है, देखो एलिमिनेशन से भी सवाल लग जाते हैं, बट फिर भी चीजों को कोशिश किया कीजिए कि अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी तरीके से चीजें करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसको परंपरागत रूप से किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें ये ओंख बांझ होगा। इंग्लिश नाम इसका कवरकश ल्यूकोटाइकोफोरा होता है, ये आपको पता ही है। और 1980 में इसमें कौन सा आंदोलन चला था इसे बचाने के लिए? डूंगा पेंतोली। डूंगा पेंतोली आंदोलन। ठीक है, और विश्व स्तर पर बांझ की 40 प्रजाति मिलती है, जिनमें से 5 कहां पर मिलती है? हमारे उत्तराखंड में मिलती हैं। और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष भी क्या है? बांझ है। भीमल साल आपको फर्नीचर बनाने के लिए काफी यूज होता है। तुन जो होता है एक छायादार वृक्ष होता है, बेसिकली काफी अच्छी छाया इसकी मानी जाती है। और भीमल जो है, इसको ध्यान रखना, जो सौंदर्य प्रसाधन चीजें हैं, जैसे शैम्पू, शैम्पू या सौंदर्य प्रसाधन, या सौंदर्य प्रसाधन जो चीजें हैं वो भीमल से बनाई जाती हैं। ठीक है, हिमालय में अधिक ऊंचाई पर चारगाहों में स्थायी आवासों के नाम से क्या जाना था? बेसिकली ये जो सवाल है ये भोटिया जनजाति के संदर्भ में सवाल है, ध्यान रखना है आपको। भोटिया जनजाति के कि एक्चुअल में होता क्या है कि भोटिया जनजाति के द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है? पलायन किया जाता है। मतलब जैसे शीतकालीन ऋतु होती है तो वो नीचे आ जाते हैं, ऊंचे पहाड़ के ऊंची क्षेत्रों से नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही
ग्रीष्मकालीन आता है तो वहां पर जब बर्फ पिघलती है तो वहां पर क्या होता है, घास के मैदान उग जाते हैं, तो रहने के लिए उन्हें कोई जगह चाहिए होती है। और प्लस जो चारगाह प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऋतु प्रवास उनके द्वारा इसे ऋतु प्रवास भी बोलते हैं। एक सवाल ऐसे भी आता है कि निम्न में से किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो वो क्या होता है कि ग्रीष्मकालीन में जैसे ही बर्फ पिघलती है तो वहां पर घास के मैदान उगाते हैं और फिर वहां पर वो लोग पशु चराने के लिए ऊपर चले जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अपना आवास बनाते हैं। तो इसी ग्रीष्मकालीन आवास को ग्रीष्मकालीन जो आवास है हमारा, इसे क्या कहते हैं, मैत कहते हैं। ये बेसिकली ग्रीष्मकालीन आवास है, ठीक है। और शीतकालीन भी आवास होता है इनका, शीतकालीन, इसे मुंडा या मुंसा भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, मैं भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें भारत की जनगणना दिया गया है, हालांकि यहां पर उत्तराखंड की जनगणना आना चाहिए था। देखो कई सारे सवाल गलत भी होते हैं, डिलीट भी किया जाता है उन्हें, बट फिर भी स्टिल हम चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ के चलेंगे कि क्या गलती है क्या नहीं गलती है। तो हम उस चीज को देख लेंगे एक बार कि भाई कहाँ गलती हो रखी है कहाँ नहीं हो रखी है, और हम अपने हिसाब से ही चीजों को अच्छा करके चलेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में हमारे लिए क्या हो, वो अच्छी चीजें निकल के आए। यहां पर बेसिकली क्या होना चाहिए था, उत्तराखंड की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या का घनत्व जो है वो कितना है, न्यूनतम है, ठीक है, बिल्कुल 41, यानी आप इसे कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वास करते हैं, इसे बेसिकली जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में आप देखा जाए तो वहां पर क्या है कि 41 लोग रहते हैं, 41। और हरिद्वार का सबसे ज्यादा है, यहां पर 801 लोग रहते हैं हरिद्वार में, ठीक है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक नहीं, ये गलत है। यहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, अल्मोड़ा का। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है, नहीं ये भी गलत है। सर्वाधिक अगर प्रतिशत की बात करें हम तो वो हमारा कहां है, हरिद्वार में है, यहां पर लगभग 34%। और यूएस नगर में 32% मुस्लिम आबादी है। और देहरादून की अगर हम बात करें, नहीं 22%। और फिर उसके बाद आता है हमारा नैनीताल। यहां पर कितना आता है, 12%। तो ये क्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, तो इसमें क्या है कि सभी कथन गलत है, 1 2 3 सत्य हैं, देने कथन एक सत्य है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहां पर खर्क खादू इन्हें पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जनरल शब्दावली में भी और प्लस उत्तराखंड के अंतर्गत भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। जो मैटर करते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं उन चीजों को आपको मैं बताता चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर राजाजी नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1983 में हुई है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 820 वर्ग किलोमीटर है। और फैला कहां पर है, ये आपका पौड़ी प्लस हरिद्वार प्लस दून में, ठीक है। और एक आ जाता है हमारा क्या है, जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना आपको पता है एशिया का सबसे पहला है। और अभी मैं जो टीच कर रहा हूँ जिम कॉर्बेट के अंतर्गत ही खड़ा हूँ, उसके सराउंडिंग ही है, आसपास जिम कॉर्बेट का एरिया ही है जहां पर मैं हूं अभी। तो जिम कॉर्बेट की स्थापना 1935 की है और इसका जो क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और और क्या जानना है हमें इसके बारे में, हाँ, प्रथम क्वारंटाइन जो सेंटर है वो यहीं पर बनाया गया था। प्लस हाँ,
हाँ, कौन सी झीलों में है? पौड़ी प्लस नैनीताल। मैं नैनीताल में हूं फिलहाल, नैनीताल, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? 29 जुलाई 1973, और 29 जुलाई को ही बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दुर्मिताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दुर्मिताल जो है हमारा वो चमोली में है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झील का निर्माण किया जा रहा है बेसिक ना, जो ये दुर्मिताल है, इसे रिवाइव किया जा रहा है। ये क्या था कि अपनी काफी दयनीय स्थिति में जा चुकी थी। यहां पर एक घाटी पड़ती है, निजमुला घाटी, निजमुला घाटी। तो इस घाटी के अंतर्गत ही ये दुर्मिताल है, जो कि चमोली में पड़ता है। तो इसे रिवाइव करने की बात की जा रही है। एक समिति का गठन हुआ है, समिति मतलब वहां के लोकलाइज लोग यूनाइट हुए हैं, और फिर वहां पर क्या है कि चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम इस ताल का कायाकल्प करेंगे, ताकि आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से लोगों के लिए आजीविका का साधन बन सके। जैसे अभी आप देखेंगे कि कोढ़ी लेक चंपावत में है, और दूसरा थरकोट झील पिथौरागढ़ में भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पर्यावरण के लिए क्या है कि सॉरी कृत्रिम झील बनाई गई है, और वहां पर उसके अनुरूप जो भी हमारे पर्यटन गतिविधि हैं उसको चलाया जा रहा है, ठीक है। तो कोलीढेक और थरकोट झील भी आप ध्यान रखना, थरकोट झील पिथौरागढ़ में है, कोलीढेक झील चंपावत में है। कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? तो इसमें आपको ये कियोगाड़ की है, इसमें बहुत छोटी नदी है, बहुत ज्यादा ज्यादा जानना इसलिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है। केलसा नदी नैनीताल में बहती है, ये भी बहुत छोटी नदी है। बौर नदी ये भी एनटीएल में बहती है। और रानी धारा ये नोला है बेसिकली ना, नोला, ठीक है। धारा, रानी धारा मतलब धारा नोला होता है। धारे में क्या होता है, पानी ऊपर से गिरता है, और नोले में क्या होता है, पानी ऑटोमेटिक जमीन के अंदर से बाहर आता है या कहीं से बहकर आ रहा होता है। तो ये रानी धारा नोला कहां पर है आपका? अल्मोड़ा में। अच्छा, यहीं पर एक सवाल बहुत पूछा जाता है, स्यूनार कोट, स्यूनार कोट ये भी एक प्राचीन नोला है। बेसिकली अगर आप ध्यान रखें कि प्राचीन काल में क्या होता था कि बोरिंग तो थे नहीं, नल तो थे नहीं, और प्लस आपका टंकी भी नहीं थी, तो पानी पीने की जो व्यवस्था थी वो धारे और नोले से ही होती थी। तो ये प्राचीन नोला है, बहुत चंदवंश के टाइम से माना जाता है। तो सरकार के द्वारा क्या है, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके इसको रिवाइव या पुनरुत्थान करने की बात की गई है। तो श्यूनार कोट जो नोला है वो अल्मोड़ा में पड़ता है, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है, सल्ट क्षेत्र में। ये बात आपको ध्यान रखें। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कल्याण सिंह रावत का है ये, 1996 में ग्वालदम इंटर कॉलेज से किया गया था, ग्वालदम इंटर कॉलेज से, ठीक है। और इन्हें 2021 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला पृथक किए गए नदी बेसिन को चुनाव करे। अब ये क्या है, ध्यान रखना, पहले आपको नदी बेसिन भी समझना होगा कि नदी बेसिन बेसिकली होता क्या है। तो ध्यान रखना, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं, और इससे संबंधित जो भी एक बड़ा क्षेत्रफल क्या है कि इसकी सीमा या फिर बाउंड्री लाइन से घिरा रहता है, मतलब जहां पर उसका प्रभाव देखा जाता है उसे बेसिन कहते हैं, बेसिकली उसे क्या कहते हैं, बेसिन। तो इसमें पूछा गया था दोधा पर्वत श्रृंखला नदी बेसिनों का पृथक किए गए। तो ध्यान रखना ये कहां पर है, जंक्शन पॉइंट पर है आपका, पौड़ी चमोली, पौड़ी चमोली और बागेश्वर। इसमें थोड़ा डाउट है, ये देख लेना कहां पर है। पौड़ी चमोली फिक्स है, तो पौड़ी चमोली
नहीं, पौड़ी चमोली भी पिंडर, बोले हाँ ठीक है, बागेश्वर। तो यहाँ का क्या है कि ये जंक्शन पॉइंट है और यहीं से ही इधर को नदी निकलती है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पिंडर नदी। और उधर को जो एक वेस्ट को नदी जाती है वो कौन सी जाती है, रामगंगा। रामगंगा जो कि आगे आगे जाकर गंगा में किससे मिल जाती है, कन्नौज में जाकर गंगा से मिल जाती है। इसे क्या कहा जाता है, रामगंगा। और कालागढ़ डैम भी रामगंगा नदी पर ही स्थित है। तो ये बेसिकली दोनों नदी बेसिन को किसको अलग करती है, इसको। भिलंगना आप देखेंगे तो भिलंगना नदी टिहरी में पड़ती है, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नयार और अगलार हमने पढ़ी नहीं है। भागीरथी और भिलंगना भी अलग है। और मंदाकिनी कहाँ है हमारी, रुद्रप्रयाग में चोरावाड़ी ग्लेशियर से आती है, ना कि पिंडर से इसको अलग करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है। तो देखो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जो ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 आ चुकी है। ठीक है, अल्मोड़ा का जो उसके क्षेत्रफल के अनुरूप है 1722, रुद्रप्रयाग का है 1146, और देहरादून है 1640, और ये है आपका 4x2। ठीक है, और अगर वैसे अगर हम बात करें तो ये सवाल थोड़ा ज़्यादा टफ सवाल था। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर वन हम देखते हैं तो किसमें पाए जाते हैं, पौड़ी में। सेकंड वन कौन आता है हमारा, उत्तरकाशी। और थर्ड वन कौन आता है हमारा, नैनीताल। और फोर्थ पे आता है हमारा चमोली का नंबर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि पूछा गया था कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं यहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है, टिहरी का। तो आंसर क्या होगा, टिहरी। देखो ISFR रिपोर्ट 2023 जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अब एग्जाम भी आ गया है। हालांकि वीडियो वीडियो के एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि उस जो रिपोर्ट है मैं आपको बताऊं, बट स्टिल फिर भी आप ये नया डेटा है इसको ध्यान रखना है। और देखो आप मजे की बात कि इस सवाल में जो 4 हमारे लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पौड़ी, नैनीताल, आप पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली, चारों नहीं है, यानी उन 4 के बाद का सीक्वेंस दिया है। अब सवाल इस बात का आता है कि क्या सभी जिले परसेंटेज वाइज याद करने चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं आपको बता दूं। बट फिर भी एक रैंडम आइडिया आपको अगर होगा और चीजें एलिमिनेशन मेथड से आप करने की कोशिश करोगे तो चीजों को आप बेसिकली देखा जाए तो कर ले जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब हमारा उत्तराखंड शुरू, ये पॉलिटी शुरू हो जाता है, हम इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। भारत के संविधान में कौन राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल आ, थोड़ा सा सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, एक्चुअली दूध रखा था गैस पे वो सारा जल गया। चलिए, भारत के संविधान के में कौन राज्य का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, बेसिकली आर्टिकल 53 कहता है कि 52 कहता है भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और 53 क्या कहता है, जो राज्य का भी प्रमुख होगा और प्लस जितने भी कार्यपालिका के कार्य हैं वो किसके नाम से होने जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से। यानी यदि कोई भी कानून बनता है, ठीक है, वो लोकसभा से पास होता है, वो राज्यसभा से पास होता है, तो आर्टिकल 111 के तहत, आर्टिकल 111 के तहत जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे अपनी मंजूरी देता है तब वो क्या बनता है, कानून बनता है। एक बात। दूसरा, जब भी किसी देश के साथ कोई भी समझौता होता है तो वो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि
हम जो संसदीय प्रकार की सरकार होती है उसमें राष्ट्रपति बेसिकली नाम मात्र का एक प्रमुख होता है, वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसको हम पॉलिटी के सेक्शन में कवर करेंगे, बट फिर भी इतनी चीजें जान ले, जो भी न्यू कमर बच्चा है वो जान ले कि संसदीय प्रकार की, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रकार की प्रणाली है, और जो अमेरिका है वहां पर अध्यक्षीय प्रकार की प्रणाली। अब दोनों में क्या फर्क होता है, कैसे काम करते हैं, कैसी चीजें होती हैं, वो हम पॉलिटी की क्लास में करेंगे, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य का प्रमुख जो होता है, अब ये राज्य कहीं न्यू बच्चे भी अगर पढ़ रहे होंगे तो बेसिकली ध्यान रखना, स्टेट की जो परिभाषा है वो एक अलग प्रकार से दी जाती है। देश भी स्टेट हो सकता है, राज्य भी स्टेट हो सकता है, कोई अथॉरिटी भी स्टेट हो सकती है, प्लस कोई प्राधिकारी है जो भी चीज है वो भी स्टेट की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्टेट पर्टिकुलर आप सोचने लगो देश के लिए नाम हो रहा है, राज्य के लिए हो रहा है, क्योंकि हम तो इन जनरल हमने देखा है कि राज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो यहां पर क्या है, स्टेट किसके लिए यूज हुआ है, भारत के लिए यूज हुआ है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करता है, तो भाग 11 है ये, आर्टिकल 245 से 263 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भाग 3 आपको पता है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, भाग 4 डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और भाग 6 किसकी बात करता है, संघ की बात करता है, यानी जो हमारा केंद्र सरकार है उसके बारे में जानकारी देता है। और भाग 11 क्या बताता है, आर्टिकल 245 से 263 तक क्या होता है हमारा, आपका केंद्र और राज्य के बीच संबंध होते हैं। आर्टिकल 263 के अंतर्गत आप एक पॉइंट याद आ गया है, ध्यान रखना, इसी के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी मई 1990 में। ठीक है, किसकी अनुशंसा पर, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। ठीक है, इसका गठन 1982-83 में किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1987-88 में। ये चीज आपको, अंतरराज्यीय परिषद। एक होती है जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, जिसकी अभी मीटिंग कहां पर हुई है, वाराणसी में हुई है। और हमारे यहां जो जोनल काउंसिल है वो कितनी है, 7 है। और अंतरराज्यीय परिषद, इसका हेड बेसिकली कौन होता है, पीएम होता है, और जोनल काउंसिल का हेड कौन होता है, गृह मंत्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम देखते हैं आसियान, अच्छा, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। 30 सवाल हम कर लेंगे आज, काफी अच्छी स्पीड पकड़ी है, खैर हमने कोशिश करेंगे अगली बार इससे ज्यादा। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है, नियंत्रक महालेखा कैग के वार्षिक परिवेदनों की जांच करना, बिल्कुल ठीक है। सरकार की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना, नहीं। प्रधानमंत्री को सुझाव देना, नहीं। आदेश पारित, नहीं। इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं दोस्तों, ध्यान रखना, चलो मैं ओरली बताता हूं आपको कि जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री जो सब कमेटी होती है, वो बेसिकली 6 प्रकार की, सॉरी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है अस्थायी समिति, एक होती है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति बेसिकली तब बनाई जाती है हाँ, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी समिति, एक होती है तदर्थ समिति। स्थायी समिति बेसिकली क्या होती है, साल दर साल बनती रहती है। बट तदर्थ समिति क्या होती है कि जब जरूरत होती है तब बनाई जाती है, और जैसे ही काम खत्म होता है उसे डिजोल्व कर दिया जाता है। जो हमारी ये आपकी स्थायी समिति है बेसिकली 6 प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार में अगर हम देखें तो उसमें पहली समिति जो आती है हमारी वो होती है वित्त समिति। वित्त समिति के अंतर्गत ही 3 प्रकार की समिति होती है। एक होती है आपकी लोकलेखा समिति, जिसे पीएसी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी होती है एस्टीमेट कमेटी, प्राकलन कमेटी। और तीसरी होती है सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक है, तो ध्यान रखना है, समिति की अगर हम बात करें, और ध्यान रखना कैबिनेट समिति अलग होती है, पार्लियामेंट्री समिति अलग होती है। संसदीय समिति की बात कर रहे हैं हम,
कैबिनेट कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं हम। समिति हमारी कितने प्रकार की? दो प्रकार की, नंबर एक स्थाई और नंबर दो तदर्थ। स्थाई में भी कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। और इस 6 प्रकार में सबसे पहली कौन सी आती है हमारी? वित्त समिति। वित्त समिति, ठीक है। इस वित्त समिति में भी सबसे पहले हमारी आती है पीएसी, नंबर 2 होती है एस्टीमेट कमेटी, प्राकलन समिति जिसे आप बोलते हैं, और तीसरी होती है सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इस पीएसी की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इस पीएसी की देखो सवाल कहां से आता है, मुझे उम्मीद है कि आपने पीएसी पढ़ लिया होगा ऐसे, बट फिर भी स्टिल आपको ध्यान रखना है कि पीएसी को अगर हम देखें तो ऐसे देखेंगे, ठीक है। चलिए, पीएसी तो ये ध्यान रखना है। और ये क्या करती है कि जो सीएजी होती है, सीएजी क्या होता है? आर्टिकल 148 से 150 के बीच, 148 से 150 के बीच सीएजी दिया गया है हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये क्या करता है बेसिकली? जो सरकार के खर्च हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन खर्चों का जो ऑडिट है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीएजी के द्वारा किया जाता है। और सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहां रखते हैं उसे? संसद के पटल पर। तो ध्यान रखना है कि इनके वार्षिक प्रतिवेदनों की जब रिपोर्ट आ जाती है तो इसकी जांच को एक प्रकार से कौन देखता है? पीएसी देखता है, ठीक है, ये बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया आसियान, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहां है? तो ध्यान रखना ये जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहां है हमारा? जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। IMPST, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और मलेशिया, वियतनाम, लॉस वेगास और कंबोडिया, ये इसके 10 सदस्य हैं। किसके हैं? आसियान के, ठीक है। और आसियान के 10 सदस्य, ध्यान रखना, अगर कोई पूछे भारत क्या आसियान का सदस्य है? नहीं, भारत आसियान का क्षेत्रीय पार्टनर है, डायलॉग पार्टनर है, भाग लेता है। अगर पूर्ण रूप से सदस्य की बात करें तो भारत इसका सदस्य नहीं है। क्षेत्रीय पार्टनर 1993 में और 1996 में, फिर ये डायलॉग पार्टनर, और उसके बाद भी अन्य चीजें जो ऑब्जर्वर स्टेट की दर्जा दी जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा G7 का क्या है? भारत भाग नहीं है, बट फिर भी क्या होता है कि उसे एज ए ऑब्जर्वर स्टेट बुलाया जाता है। यानी हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी महत्वता है भारत की, तो उसे क्या है कि कहीं ना कहीं इतनी महत्वता दी जाती है कि आप भी देखिए हमारे जो समिट है, चीजों को हम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें परमाणु अप्रसार संधि की अगर हम बात करें तो 1970 बिल्कुल सही है। ये सामरिक परिसीमन वार्ताएं, ये भी सही है। और आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि 1963 का, ये भी ठीक है। और न्यूक्लियर, ये भी सही है। सामरिक शस्त्र प्रणाली, ये आई थिंक, हाँ, ये लगभग 1969-70 का है, ठीक है। 1970 बेसिकली क्या है कि ये यूएस के द्वारा क्या था कि कुछ कानून बनाए गए थे। एनपीटी क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यानी ये क्या है कि आप अगर इस पर साइन कर देंगे तो आप क्या है कि परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो भारत एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। आपने देखा होगा कि हम एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब पढ़ते होंगे, तो इसे क्या कहते हैं? परमाणु अप्रसार संधि, यानी अब परमाणु का हम प्रसार नहीं करेंगे। तो 1970 का सही है। सामरिक, ये यूएस का कानून है। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये भी सही है। न्यूक्लियर, ये थोड़ा फैक्चुअल सवाल था, इतनी चीजें डीप में जाके कोई पढ़ता नहीं है बेसिकली। वो भी आप जब गूगल करेंगे, चीजों को देखेंगे, कभी सामने आ गई या आपने आईआर बहुत लेवल का पढ़ा हो तो तब चीजें आपको थोड़ा रिकॉल कर जाती है, तब थोड़ा अंदाजे से सवाल लग सकता था, बट स्टिल नहीं लगता था। तो बी आंसर होगा इसका। क्या भारत के संविधान का दर्शन है? ठीक है, तो दर्शन की अगर हम बात करें तो कल्याणकारी राज्य हम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बात है। हमारा आइडियल स्टेट समाजवादी राज्य है, सही बात है कि
सभी लोगों की सहभागिता हो, राजनीतिक समानता हम सभी को देना चाहते हैं, बट हम कम्युनिटी स्टेट बनाने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि समाजवाद का अपर लेवल है मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद का जो चरम सीमा है, जो हिंसा की बात करता है, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट स्टेट, यानी साम्यवादी राज्य है। ठीक है, इसे कभी क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी चीजें अलग टाइप से बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो गणतंत्र था, विश्वसनीय नहीं था, समाजवादी नहीं था 1976 में 42वें संविधान के अनुसार, और गैर धार्मिक भी नहीं था। तो आंसर क्या होगा, 2 3 4, 2 3 4 है ऑप्शन में, हाँ ये। ठीक है, आप बेसिकली प्रस्तावना को याद कर ले, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। इससे आपको हर पेपर में 1 या 2 सवाल जरूर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति कौन सा कथन सही नहीं है। यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की विधायी पावर में भी आता है, आर्टिकल 1 2 3। यह अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाता है। बेसिकली ध्यान रखना, जो आपका अध्यादेश है वो 6 मंथ प्लस 6 वीक तक ही जारी रहता है। और आपने देखा होगा आर्टिकल 85 क्या कहता है कि 2 सदनों के बीच जो सत्र का समय है वो 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब संसद सत्र अपने में आ जाती है तो 6 सप्ताह के बीच इसे पारित हो जाना चाहिए, तभी ये अध्यादेश मान्य होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी वापस नहीं लेना, ये गलत है। राष्ट्रपति बीच में भी इसे रिवोक कर सकता है। ठीक है, तो अध्यादेश को वापस भी लिया जा सकता है। तो एटलीस्ट हमने, चलो इस पेज को हम खत्म कर लेते हैं। 35 सवाल हमारे हो जाएंगे। देखो, कोटेश्वर कहां पर है, आपकी परियोजना का नाम है कोटेश्वर, क्या है, परियोजना का नाम है, कहां पर है आपकी, भागीरथी पर है। तपोवन अगर विष्णु कुलहल की हम बात करें तो आसन, बी का क्या है 1, यहां भी है, यहां भी है। ए का क्या है 3, यहां भी है और यहां भी है। अब सवाल फंस, अब ऐसे सवाल फंस जाता है थोड़ा सा। विष्णु प्रयाग की अगर तपोवन विष्णुगाड़ की बात करें तो हम कहां पर होगा, ये धौली गंगा पर। तो सी का 4 है कहीं पर, हाँ यहां है। अब डी का 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। ये सवाल थोड़ा सा, चूंकि अलकनंदा की सहायक नदी ही क्या है, पूर्वी धौली गंगा की बात, पश्चिमी धौली गंगा की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, तपोवन विष्णुगाड़, जो 7 फरवरी 2021 को जो 7 फरवरी 2021 को जो आपदा आई थी, बेसिकली वो इसी धौली गंगा और ऋषि गंगा, जो इसकी सहायक, धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा है, वहीं पर आई थी। और तपोवन और एनएचपीसी का जो वहां पर आपका सब विद्युत सब स्टेशन था, जो कि वहां पर बिजली बनाने का एक निर्माणाधीन स्टेशन को निर्माण किया जा रहा था, वो टूटा था और फिर वहां पर काफी कैजुअलिटीज हुई थी, तो वो इसी में हुई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लगभग हम 35 सवाल कर चुके हैं, आगे हम और भी स्पीड से चलेंगे। प्लीज, आप लोगों का प्यार बना हुआ है, ऐसे ही बनाए रखिएगा, प्लस इसे शेयर कीजिएगा। और छोटे छोटे टॉपिक्स, अब इंडियन ज्योग्राफी जल्दी ही जैसे ही होता है शुरुआत करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस पेपर को खत्म कर देता हूँ, काफी समय भी ले रहा है। 35 सवाल हमारे हो गए हैं, 115 सवाल बचे हैं, कोशिश करेंगे उन्हें भी हम जल्दी खत्म कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।